हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खंडेलकर एकेडमी। इस लेक्चर में हम आगे का संविधान डिस्कस करेंगे। हम लूसेंट की बुक में जो संविधान लिख रखा है उसको डिस्कस कर रहे हैं, तो हम आगे का डिस्कस करेंगे। इसके पहले हमने भाग 4 का जो मौलिक कर्तव्य है वो डिस्कस कर लिए। अब हम बात करेंगे यहां से 13वें नंबर का टॉपिक, और यहां से भाग 5 शुरू होता है फ्रेंड्स। भाग 5 का नाम है संघ। इसमें संघ की बात की गई है, केंद्र की बात की गई है। जो भाग 5 है वह अनुच्छेद 52 से शुरू होता है और अनुच्छेद 151 तक के है। इसमें पूरी संघ की बात की गई है, केंद्र की बात की गई है, संघ की बात की गई है। 52 से लेके 151 अनुच्छेद इसके अंतर्गत भाग 5 के अंतर्गत आते हैं। भाग 5 का नाम है संघ, यानी कम से कम 100 अनुच्छेद है इसके अंतर्गत। भाग 5 के बाद आएगा भाग 6। भाग 6 भी इसी प्रकार का है। यहां पे संघ की बात की गई है, वहां पे राज्य की बात की गई है। यहां पे संघ की बात की गई है, वहां पे भाग 6 में राज्य की बात की गई है। और वो जो है 152 से शुरू होगा, क्योंकि 151 तो यहां तक है। तो 152 से लेके 200 यानी 237 तक के है। 237 तक के है भाग 6। तो अभी फिलहाल तो हम भाग 5 की बात करेंगे। भाग 5 जो अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक, लगभग भाग 5 के अंतर्गत जो संघ नाम है उसका, उसमें 100 अनुच्छेद है। तो दोस्तों समझ में आया भाग 5। भाग 5 जो है वो भाग 5 जो है जिसमें संघ की बात की गई है, संघ की बात की गई है। अनुच्छेद 52 से लेके 151 अनुच्छेद, इसके अंतर्गत लगभग 100 अनुच्छेद आते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इस भाग में हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इस भाग में हमको राष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, उसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ना है, कार्यपालिका शक्तियों के बारे में पढ़ना है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद अनुच्छेद 74 से चालू होता है मंत्री परिषद। तो मंत्री परिषद के बारे में पढ़ना है, प्रधानमंत्री मंत्री परिषद कैसा क्या होगा। भारत के महान्यायवादी के बारे में पढ़ना है जो अनुच्छेद 76 में है। उसके बाद सरकारी कार्यों का संचालन कैसे होता है उसके बारे में भी पढ़ना है। भारत सरकार के कार्यों का संचालन कैसे होता है। संसद के बारे में पढ़ना है जो अनुच्छेद 79 में है। तो इस भाग में जो है 79 तक पहुंचे, यानी संसद के बारे में भी इस भाग में ही पढ़ना है। संसद की साधारण कैसा संसद रहती है करके, संसद के क्या क्या अधिकार हैं उनके बारे में पढ़ना है। कार्य संचालन कैसे होता है उनके बारे में पढ़ना है। सदस्यों का यानी सदस्य कैसे क्या बनते हैं उनके बारे में, और विधायी प्रक्रिया जो होती है उसके बारे में भी इसी के अंतर्गत आता है ना। और राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां और संघ की न्यायपालिका, याद रखिए इसी भाग में भी संघ की न्यायपालिका के बारे में भी पढ़ेंगे जो आगे आएगा। उच्च न्यायालय का गठन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, ये सब चीजें। उसके बाद देखिए इसी भाग में हमको भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के भी बारे में पढ़ना है जो अनुच्छेद 148 से 151 तक है। तो इतनी सारी चीजों के बारे में पढ़ना है इस भाग में हमको। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। तो हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे राष्ट्रपति की। तो याद रखना है राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स राष्ट्रपति जो है ये अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक, अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है संविधान में। तो किस अनुच्छेद में क्या लिख रखा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो याद रखिए राष्ट्रपति कहां से कहां तक है, अनुच्छेद 52 से लेके 62 तक के राष्ट्रपति है, और 63 से उपराष्ट्रपति चालू होता है। तो इसको पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पे पूरे आगे पीछे अनुच्छेद लिखे हुए हैं लूसेंट की बुक में, लेकिन हमको इसको व्यवस्थित ढंग से पढ़ना है जो आसानी जाए पढ़ने में। तो सबसे पहले बात करेंगे अनुच्छेद 52 से बात किया मैंने, तो अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 में यह लिख रखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कभी आपको पूछा जाएगा भारत का एक राष्ट्रपति कहां पे होगा, ऐसा कहां लिख रखा है संविधान में। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो देखो अनुच्छेद 52 में यहां क्या क्या लिखा, पढ़ लेते हैं। देश का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। संवैधानिक का मतलब संविधान में उसका उल्लेख है, उसे संवैधानिक कहते हैं, है ना। जिसका संविधान में उल्लेख होता है उसको संवैधानिक पद कहते हैं, संवैधानिक। तो देश का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति हमारे भारत का प्रथम नागरिक होता है। द्वितीय नागरिक उपराष्ट्रपति होता है, ऐसा भी याद रख सकते हैं आप।
तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, अनुच्छेद 52 होता है खत्म। अनुच्छेद 52 में क्या लिख रखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब 52 के बाद बात करेंगे हम अनुच्छेद 53 की। तो अनुच्छेद 53 में लिख रखा है कार्यपालिका शक्ति, जो कार्यपालिका होती है, जो कार्य करती है, तो कार्यपालिका की पूरी शक्ति यानी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, है ना। तो देखो ये लिखा हुआ है भारतीय संघ की बात की गई है। भारतीय संघ की कि राज्य में तो राज्यपाल के ऊपर रहेगा, तो भारतीय संघ यानी केंद्र की भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, निहित होती है, यह निहित है। तो अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित होती है। उसके अलावा देखो भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है फ्रेंड्स, भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय व्यवस्था यानी संसद वाली जो पार्लियामेंट होता है उसको अपनाया गया है। जैसे कि ये लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा को अपनाया गया है। लोकसभा, राज्यसभा उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। ब्रिटेन से लिया गया है ये संसदीय व्यवस्था प्रणाली, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन में भी एक होता था हाउस ऑफ लॉर्ड जो उच्च सदन होता था, और हाउस ऑफ कॉमन जो निम्न सदन होता था। तो उसी आधार पर हमने राज्यसभा नाम रखे हैं उच्च सदन का और लोकसभा निम्न सदन का। तो हमारे भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। पूछा जा सकता है मंत्रिपरिषद जो बनाए जाते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। अतः राष्ट्रपति नाम मात्र का कार्यपालिका है, राष्ट्रपति जो है नाम मात्र का कार्यपालिका है, तथा प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल वास्तविक कार्यपालिका है, तथा प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल उसका वास्तविक कार्यपालिका है। तो राष्ट्रपति नाम मात्र का है, लेकिन राष्ट्रपति के अनुमति के बिना या हस्ताक्षर के बिना कुछ भी पास नहीं हो सकता। तो नाम मात्र का है, लेकिन बाकी काम कौन करते हैं? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद उसके वास्तविक कार्यपालिका होते हैं। तो अनुच्छेद 52 समझ में आ गया, अनुच्छेद 53 समझ में आ गया आपको। अब अनुच्छेद 54 की बात करेंगे हम, यानी 54 की। तो देखो ये लिख रखा है यहाँ पे अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। अनुच्छेद 54 में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल बैठाला जाएगा, तो वो बताया गया है। अब कभी पूछा जा सकता है आपको राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, ये कहां लिख रखा है? तो ये अनुच्छेद 54 में लिख रखा है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल, तो इसमें देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, सबसे पहले बात करेंगे राज्यसभा की, उच्च सदन है नहीं। तो देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों के विधानसभा, राज्य जो होती है राज्यों के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य रहते हैं, ये भाग लेते हैं। कौन कौन भाग लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में? राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों के विधानसभा के निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं। 3 लोग भाग लेते हैं, ये याद रखना है आपको। उसके बाद क्या नई व्यवस्था की गई है, काहे कि दिल्ली यानी पुदुचेरी जो अपना संघ शासित प्रदेश है भारत का, वहां भी तो विधानसभा है, तो पुदुचेरी के विधानसभा सदस्य और दिल्ली में भी विधानसभा है, तो दिल्ली के विधानसभा सदस्य भी भाग लेते हैं, सम्मिलित होते हैं। तो याद रखना है। बस यहां से एक बात ये याद रख लो जो इंपॉर्टेंट है, लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचन सदस्य भाग लेते हैं, प्लस दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा सदस्य भी भाग लेते हैं। लेकिन याद रखना मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। मनोनयन या मनोनीत सदस्य जो होते हैं, जो राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 और लोकसभा में 2 को करता है और विधानसभा में जो 1 होते हैं हर राज्यों में, तो ये जो याले लोग भाग नहीं लेते। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते, है ना। ऐसे में मनोनीत सदस्य भाग लेंगे तो वही राष्ट्रपति को वोट देंगे जिसने उनको चुना है, इसलिए मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते, ऐसी व्यवस्था नहीं की गई है। तो राष्ट्रपति के चुनाव समझ में आ गया। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा, राज्य विधानसभा, है ना, के निर्वाचन सदस्य और पुदुचेरी और दिल्ली, काहे कि यहाँ दोनों विधानसभा है, ये दोनों 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहाँ विधानसभा है। इसके अलावा अभी जो जम्मू एंड कश्मीर नया बना है वहां पे भी विधानसभा है, तो अब वो भी भाग लेंगे, है ना। तो समझ में आ गए। तो अनुच्छेद 54 में इतना ही है, बस इतना याद रखो। इसमें यहाँ ये बात की गई है राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है। उसके अलावा 54 के बाद अनुच्छेद 55 की बात करेंगे।
तो 55 में ये बात की गई है कि राष्ट्रपति निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होगी, पद्धति कैसी होगी। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होता है। ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है अनुच्छेद 55 के तहत। तो अनुच्छेद 55 में ही यह लिख रखा है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, जो पद्धति है, जो प्रक्रिया है, वो कैसी है। तो ये वाला आपको ऑप्शन मिलेगा, इसको आपको रट डालना है। ये एकल संक्रमणी मत पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ये बहुत बड़ी पद्धति है, कभी कोई दूसरे लेक्चर में बताऊंगा मैं आपको। अभी यहाँ से इतना ही याद रखें, वनडे एग्जाम में इतना ही पूछेगा बस। 55 के बाद बात करेंगे 56 अनुच्छेद की। तो अनुच्छेद 56 में क्या लिख रखा है, पदावधि। पदावधि यानी कब से कब तक रहेगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक बना रह सकता है। ये देखो यहां लिखा हुआ है, ये 56 है, 56 में यहां से चालू हुआ है। राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। पद धारण की समाप्ति के बाद भी वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी यानी अगला राष्ट्रपति ग्रहण नहीं कर लेता जगह, है ना। इतनी सी बात है बस। उस बीच वह अपना इस्तीफा भी दे सकता है, 5 वर्ष तक तो बना रहता है। उस बीच वह अपना इस्तीफा भी उपराष्ट्रपति को देता है। याद रखना है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देता है। इस बीच वह अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देता है, उपराष्ट्रपति को देता है। और उपराष्ट्रपति इसकी जानकारी तुरंत जाता है लोकसभा अध्यक्ष के पास, बोले इसने तो इस्तीफा दे दिया, कैसा करना है बताओ। तो तुरंत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देता है और उपराष्ट्रपति तुरंत इसकी जानकारी लोकसभा अध्यक्ष को देता है। समझ में आ गया, लोकसभा अध्यक्ष को इसकी जानकारी देता है ना। तो लोकसभा अध्यक्ष को इसकी जानकारी देता है, जो मैंने आपको बताया था, याद रखना है। अब 56 वाला अनुच्छेद हो गया, 57 की बात करेंगे। अब 57, तो 57 जो है पुनर्नियुक्ति हेतु प्रावधान किया गया है ना। तो 57 अनुच्छेद ये वाला बनेगा यहाँ पे, ये 57। अनुच्छेद 57 में क्या है, पुनर्नियुक्ति हेतु प्रावधान। तो एक ही व्यक्ति कितनी भी बार, जितनी भी बार चाहे राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हो सकता है। उसका जब तक मूड है वो निर्वाचित हो सकता है, लड़ सकता है चुनाव, जीतेगा तो अच्छी बात है। तो एक व्यक्ति कितनी भी बार बन सकता है, इतना समझ लो। हमारे भारत के संविधान में ऐसा प्रावधान है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। तो एक व्यक्ति चाहे जितनी बार राष्ट्रपति का पद में निर्वाचन होकर राष्ट्रपति बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। 57 समझ में आ गया, 57। अब बात करते हैं 58 की। 58 में योग्यता लिखी हुई है। 58 कहाँ गया है, देखो ये है राष्ट्रपति के पद की योग्यता, ये है अनुच्छेद 58। तो 58 में क्या लिखा है देखते हैं। तो देखो अनुच्छेद 58 जो है, अनुच्छेद 58 में योग्यता की बात की गई है। तो राष्ट्रपति पद की योग्यता, तो संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति होने योग्य तब होगा, सबसे पहला है वह भारत का नागरिक हो। तो भारत का नागरिक होना जरूरी है, जब तो राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होगा। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए 35 है, आपको याद रखना है ना। लोकसभा का सदस्य निर्वाचन किए जाने योग्य हो, तो लोकसभा का सदस्य बन सके, ऐसी योग्यता रखी गई है ना। तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने योग्य हो जब ही बनेगा, ये याद रखें आप। चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं किया हो, जब चुनाव हो रहा हो, जब कोई सरकारी पद धारण ना किया हो, कोई ऐसा लाभ का पद धारण ना किया हो कि राष्ट्रपति का कर्तव्य ढंग से ना निभा पाए, इसलिए ये रखा है कि ये लिख रखा है चुनाव के समय लाभ का पद धारण करना, है ना। कोई सरकारी नौकरी या फिर कोई लाभ का ऐसा बड़ा पद जो बहुत ही लाभ देता हो, है ना, क्योंकि दो कैसे संभालेगा, है ना। तो ये चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं किया होना चाहिए। तो ये योग्यता है जो अनुच्छेद 58 में दी गई है। अनुच्छेद 58 में क्या लिख रखा है, कभी पूछेगा तो योग्यता। अब अनुच्छेद 59 की हम बात करेंगे। तो अनुच्छेद 59 आपको इधर मिलेगा। अनुच्छेद 59 में है वेतन।
वेतन भत्ते की बात की गई है, अनुच्छेद 59 ये है, अनुच्छेद 59। तो इसमें क्या लिखा है देखो, वेतन की बात की गई है ना। तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन पहले कितना था, पहले 1 लाख था, पहले 1,50,000 था, 1,50,000 था, लेकिन इसको बढ़ा के 5 लाख कर दिए गए। तो 5 लाख रुपए महीना लेता है राष्ट्रपति, बताओ आप, है ना। तो राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपया है, 5 लाख रुपए महीना, यानी 5 लाख रुपए। राष्ट्रपति का वेतन कितना है पूछा जा सकता है, 5 लाख। पुरानी बुकों में आपको सबको ये मिले, लिखा में मिलेगा 1,50,000। तो ज्यादा सोचने का नहीं है, 5 लाख वर्तमान में है। राष्ट्रपति का वेतन आयकर से मुक्त होता है, टैक्स भी नहीं लगता, आयकर से मुक्त होता है, टैक्स भी नहीं लगता, बात की गई है ना। राष्ट्रपति को निशुल्क निवास, एक घर देते हैं, निशुल्क निवास स्थान और संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त किए जाते हैं। जो संसद ने स्वीकृत करके रखी है वो अन्य भत्ते भी दिए जाते हैं। राष्ट्रपति के कार्यालय के दौरान, कार्यकाल के दौरान उसके वेतन और भत्ते किसी भी प्रकार की कमी नहीं की जाती। जब राष्ट्रपति का कार्यकाल चलते रहता है तो उस टाइम पे किसी भी कोई भी प्रकार की कमी नहीं की जाती। राष्ट्रपति के लिए 9 लाख रुपये प्रति वार्षिक पेंशन निर्धारित की गई है। तो जब वो राष्ट्रपति को पेंशन भी दी जाती 9 लाख रुपये प्रति माह। तो समझ में आ गया दोस्तों, अनुच्छेद 59 था ये, अनुच्छेद 59 में वेतन की बात की गई है। अब 59 के बाद 60 आएगा, तो ये समझ में आ गया। अब अनुच्छेद 60 की बात करेंगे तो अनुच्छेद 60 यहां पर है, देखो ये अनुच्छेद 60 में शपथ की बात की गई है। शपथ, तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है ये बात की गई है। तो राष्ट्रपति को शपथ ऊपर वाला दिलाता है, और संविधान का रक्षक कौन है, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, वो भी सुप्रीम कोर्ट के मेन मुख्य न्यायाधीश, है ना। तो याद रखना है, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, पद धारण करने के पूर्व राष्ट्रपति को एक निर्धारित प्रपत्र प्रदान किया जाता है। उसके बाद भारत का मुख्य न्यायाधीश, उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं वो सम्मुख शपथ लेनी पड़ती है। तो आपको इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है ना। ये हो गया अनुच्छेद कौन सा था याला, अनुच्छेद 60, जिसमें शपथ की बात की गई। अब 61 और 62 बचे। तो 61 में क्या है, महाभियोग प्रक्रिया। तो उसको ढूंढो कहाँ पे है, तो देख लेते हैं। ये देखो ये 61, अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया। तो अनुच्छेद 60 हमने पढ़ लिए, 60 में शपथ के बारे में दिया हुआ है। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में दिया हुआ है। राष्ट्रपति को संविधान यानी शपथ कौन दिलाता है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये याद रखना है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 61 की। 61 अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया के बारे में दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं हम, ये देखिए अनुच्छेद 61 महाभियोग प्रक्रिया। तो महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर अनुच्छेद 61 का प्रयोग किया जाता है। महाभियोग के लिए केवल एक ही आधार है जो अनुच्छेद 61A में उल्लेखित है, संविधान का अतिक्रमण करने पर। तो देखिए फ्रेंड्स, तो राष्ट्रपति का महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 में है। तो उसमें क्या है देखते हैं, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के प्रावधानों के उल्लंघन पर संसद के किसी सदन द्वारा उस महाभियोग प्रक्रिया लगाया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन द्वारा महाभियोग प्रक्रिया लगाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है। यह इंपॉर्टेंट है, कितने दिन पहले, 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाती है, जिस पर उस सदन के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं। किस सदन के, जो सदन में पहला महाभियोग प्रक्रिया लगाई गई है उस सदन के 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करते हैं। संसद ने उस सदन जिसमें महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया है वे 2/3 सदस्य द्वारा पारित हो जाए। देखो 1/4 द्वारा हस्ताक्षर करते हैं और 2/3 द्वारा सदस्यों द्वारा पारित कर देने पर प्रस्ताव 2/3 पारित कर देने पर प्रस्ताव दूसरे सदन में जाता है। जो सदन में पहले लाया था उसके बाद दूसरे सदन में जाता है। तब दूसरा सदन राष्ट्रपति पर लगाए गए आरोपों की जांच करेगा, यहां करेगा, और ऐसी जांच में राष्ट्रपति के ऊपर लगाए गए आरोप को सिद्ध करने वाला प्रस्ताव अगर सिद्ध हो जाता है तो सिद्ध करने वाला प्रस्ताव 2/3 बहुमत से
2/3 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया की पूरी समझा जाएगा। तभी राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया पर पूरा समझा जाएगा और उस तिथि से राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र करना होगा, त्यागपत्र दे देना होगा राष्ट्रपति को। तो समझ में आ गया, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। सबसे पहले एक सदन में लाया गया, 1/4 लोगों ने बोले, है ना। तो देखो यहाँ पे वही बात समझने की बात है, यहाँ पे 14 दिन पहले बताया गया, पहले सदन में लाया तो 1/4, फिर दूसरे सदन में 2/3 सदस्यों द्वारा पारित कर दिया गया, तो फिर 2/3 सदस्यों द्वारा जब पारित किया जाएगा तो दूसरे सदन में जाएगा। बात की गई ना यहाँ पे, दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन में जाने के बाद वहां पे फिर 2/3 बहुमत से पारित हो जाए, तब महाभियोग प्रक्रिया पूरी समझी जाएगी। ये पैराग्राफ को आपको अच्छे से पढ़ना है, अनुच्छेद याद रखना है 14 दिन पहले। तो अनुच्छेद 61 में जो महाभियोग प्रक्रिया थी जिसके बारे में हमने समझे, अब बात करेंगे अनुच्छेद 62 की। अनुच्छेद 62 में क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे अनुच्छेद 62 देखिए, ये है अनुच्छेद 62। तो अनुच्छेद 62 जो है, राष्ट्रपति का पद यदि खाली हो जाए, राष्ट्रपति का पद यदि खाली हो जाए तो उस पर कौन बैठेगा, ये बात की गई है अनुच्छेद 62 पे। तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद जो 62 है, राष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है तो सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वप्रथम उपराष्ट्रपति। दूसरे नंबर में अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, क्योंकि वहां पे बहुत से न्यायाधीश होते हैं, हमने पढ़े, तो अन्य न्यायाधीश, है ना। तो समझ में आ गया अनुच्छेद 62 में क्या है, राष्ट्रपति का पद यदि खाली होने पर, है ना, तो वाली बात की गई है। यहां पे लिखा हुआ देख सकते हैं आप लूसेंट में, ये अनुच्छेद 62, ये यहाँ पे, जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये आप पढ़ सकते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, हमने राष्ट्रपति के पूरे अनुच्छेद पूरे पढ़े हमने। 52 से लेकर 62 तक के राष्ट्रपति के बारे में दिया हुआ है। 63 से उपराष्ट्रपति शुरू होता है ना। तो ये आपको याद रखना है कौन सा अनुच्छेद में क्या लिखा है, जो मैं आपको एक बार फटाफट से रिवीजन करवा देता हूँ। तो देखिए, अनुच्छेद हमने सबसे पहले 52 पढ़ा, तो 52 में लिखा हुआ है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित होगी। 54 में क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति दी गई है, और यानी राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, नहीं, 52 में राष्ट्रपति होगा। 53 में लिखा हुआ है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास निहित होगी। 54 में होगा राष्ट्रपति निर्वाचित होगा, है ना। तो राष्ट्रपति में कौन कौन भाग लेते हैं वो लिखा है। 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया दी गई है। 56 में पदावधि दी गई है, पदावधि कितने साल रहेगा। 56 के बाद 57 में पुनर्नियुक्ति हेतु प्रावधान, फिर से नियुक्त हो सकता है, क्या हो सकता है। फिर 58 है, 58 में योग्यता के बारे में दी गई है, कितनी की योग्यता रहेगी उसकी, है ना। और 59 में वेतन के बारे में दिया है, कितना वेतन दिया जाता है। 59 के बाद 60 में शपथ के बारे में दिया है कि कौन उसको शपथ दिलाएगा, हमने पढ़े अभी। 61 में क्या है, महाभियोग प्रक्रिया कैसे हटाया जा सकता है। 62 में क्या है, तो 62 में यह है कि राष्ट्रपति का पद यदि आकस्मिक रूप से खाली होता है तो वहां कौन रहेगा, है ना। तो ये 52 से लेकर 62 तक के अनुच्छेद से जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया फटाफट से। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम लूसेंट में जितना भी दिया हुआ है उसको सब पढ़ाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते।